1957 तक इंसान स्पेस को सिर्फ थ्योरी और कैलकुलेशंस में जानता था। अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलना साइंटिफिकली पॉसिबल लगता था, लेकिन प्रैक्टिकली किसी ने प्रूव नहीं किया था। क्या रॉकेट पेलोड को स्पेस तक ले जाकर कंट्रोल के साथ ऑपरेट कर सकता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के V2 रॉकेट ने ये जरूर दिखा दिया था कि रॉकेट हाई एल्टीट्यूड तक जा सकते हैं, लेकिन ऑर्बिट तक पहुंचना और वहां स्टेबल रहना बिल्कुल अलग चैलेंज था। जहां बैकग्राउंड में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी, जहां यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दोनों एक ही चीज चाहते थे, पहला सैटेलाइट स्पेस में भेजना। अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया, जो 83.6 किलोग्राम का था और हर 96 मिनट्स में अर्थ का एक चक्कर लगाता था। इस एक लॉन्च ने दुनिया का पावर बैलेंस हिला दिया। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक साइंटिफिक नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल शॉक था। इसके बाद प्रेशर इतना बढ़ गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने पहले सैटेलाइट मिशन को जल्दी लॉन्च करने का फैसला किया, जिसका नाम वैनगार्ड TV3 था। ये अमेरिका का पहला सिविलियन साइंटिफिक सैटेलाइट मिशन था जो नेवी के वैनगार्ड रॉकेट पर डिपेंड करता था। वैनगार्ड रॉकेट एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल था। पहला स्टेज लिक्विड ऑक्सीजन और कैरोसिन पर चलने वाला इंजन यूज करता था, जो तकरीबन 1,25,000 पाउंड थ्रस्ट जनरेट करता था। दूसरा स्टेज हाइपरगोलिक फ्यूल यूज करता था और तीसरा स्टेज सॉलिड फ्यूल मोटर था, जो सैटेलाइट को ऑर्बिट में पुश करने के लिए डिजाइन किया गया था। आयरोनिकली सैटेलाइट का वेट सिर्फ 1.47 किलोग्राम था, लेकिन रॉकेट का डिजाइन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और फ्रेजाइल था। वैनगार्ड को मिलिट्री मिसाइल्स की तरह मजबूत नहीं बनाया गया था, बल्कि साइंटिफिक प्रिसीजन के मुताबिक लाइट वेट रखा गया था, जहां एरर का मार्जिन ऑलमोस्ट जीरो था। 6 दिसंबर 1957 को केप कैनावरल से वैनगार्ड TV3 लॉन्च हुआ। लॉन्च से पहले सब सिस्टम ग्रीन थे और काउंटडाउन नॉर्मल था। जैसे ही इंजन इग्नाइट हुआ, रॉकेट ऊपर उठना शुरू हुआ, लेकिन सिर्फ 2 सेकंड्स के अंदर फ्यूल फीड सिस्टम में प्रेशर अचानक गिर गया। इंजन को रिकवर्ड फ्यूल सप्लाई नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से थ्रस्ट रैपिडली कम हो गया। 3 सेकंड्स के अंदर इंजन का थ्रस्ट रॉकेट के वेट से कम हो चुका था। रॉकेट अपनी अपवर्ड वेलोसिटी मेंटेन नहीं कर सका और ग्रेविटी की वजह से नीचे लॉन्च पैड की तरफ गिर गया। 5 सेकंड्स के अंदर ही फ्यूल टैंक्स रप्चर हुए और रॉकेट लॉन्च पैड पर ही एक्सप्लोड कर गया। इस फेलियर का सबसे शॉकिंग हिस्सा ये था कि सैटेलाइट अपनी प्रोटेक्टिव शेल से अलग हो गया और जमीन पर गिरकर भी सिग्नल ट्रांसमिट करता रहा, जैसे वो दुनिया को बता रहा हो कि पेलोड का फॉल्ट नहीं था बल्कि सिस्टम का था। अमेरिका की साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी पर सीरियस सवाल उठने लगे। टेक्निकली इन्वेस्टिगेशंस के बाद जो रूट केसेस सामने आए वो बहुत क्लियर थे। सबसे पहली वजह फ्यूल लाइन प्रेशर रेगुलेटर का मेल फंक्शन था, जिसकी वजह से इंजन को स्टेबल फ्यूल फ्लो नहीं मिल सका। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम इंजन की रिडंडेंसी का ना होना था। वैनगार्ड के इंजन के पास कोई बैकअप इग्निशन या थ्रस्ट करेक्शन सिस्टम नहीं था। तीसरी वजह ओवर इंजीनियरिंग थी। रॉकेट स्ट्रक्चरली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि लॉन्च के इंटाइल स्ट्रेस को हैंडल कर सके। और सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल प्रेशर था, जहां इनकम्प्लीट टेस्टिंग के बावजूद लॉन्च अप्रूव कर दिया गया। इस फेलियर का नुकसान सिर्फ एक रॉकेट का लॉस नहीं था, इसने अमेरिकन स्पेस पॉलिसी को फोर्स किया कि वो अपना अप्रोच बदले। वैनगार्ड प्रोग्राम को साइड पर रखकर मिलिट्री टेस्टेड रेडस्टोन मिसाइल को मॉडिफाइड किया गया और सिर्फ 2 महीने बाद 31 जनवरी 1958 को एक्सप्लोरर एक सक्सेसफुली ऑर्बिट में भेजा गया, जिसने वैन एलन रेडिएशन बेल्ट से डिस्कवर किए और अमेरिका को स्पेस रेस में वापस लाकर खड़ा कर दिया। बी हियर फॉर द नेक्स्ट ट्रुथ। सब्सक्राइब।